हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो साइंस के 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसका आज तीसरा दिन है। 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, यानी कुल 200 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आई हूँ और 10 दिन में 1000 प्रश्न मैं करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। पहला है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, दूसरा है वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर, तीसरा है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, और चौथा है आभासी सीधा और वस्तु के साइज के बराबर। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वायरस जनित रोग है। पहला है टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा रेबीज और चौथा दस्त। तो रेबीज जो है ये वायरस जनित बीमारी है। ये जो बीमारी है यह रैबिडो वायरस द्वारा होता है और कुत्ते की लार में ये वायरस पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है और इसका वाहक मच्छर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट यानी खमीर एक उदाहरण है। पहला है जीवाणु का, दूसरा कवक का, तीसरा विषाणु का और चौथा शैवाल का। तो ईस्ट यानी खमीर ये कवक का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? पहला है हाइड्रिला, दूसरा है बांस, तीसरा नागफनी और चौथा है सोल्डेनिला। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा शीत आवास का पादप है, तो वह है सोल्डेनिला। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सोल्डेनिला शीत प्राकृतिक आवास का पौधा है। इसे आमतौर पर सिनोबेल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, यह आल्प्स और बाल्कन जैसे यूरोपीय पहाड़ों में उगता है। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है क्षय रोग, तो ये किससे होता है क्षय रोग? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें जो क्षय रोग है इसे डी से मिला देंगे। पहले को मिला देंगे डी से। यहाँ 1 2 3 4 नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4। टाइफाइड को किससे मिलाएंगे? टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, इसे मिला देंगे पहले से। कुकुर खांसी, इसे किससे मिलाएंगे? इसे मिला देंगे, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। और छोटी माता तो इसे मिला देंगे वेरिसेला जोस्टर। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती से यहाँ लिख गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर होना चाहिए, पहले का है आपका डी और दूसरे का आपका ए है, तीसरे का सी है और चौथे का बी है, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है यकृत, दूसरा आग्नेयाशय, तीसरा आदिवृक्क और चौथा थाइमस। ये प्रश्न यूपी टेट में पहले भी पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? पहला है गोल्जी काय, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका और चौथा है हरित लवक। तो किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला अंगुली नुमा संरचना का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटाहारी पादप कौन सा है? पहला है कुस्कुटा, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, तीसरा है मोनोट्रोपा और चौथा है ओरोबैंकी। तो कीटहारी पौधा पूछा गया है, तो यूट्रिकुलेरिया।
बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय जड़ विहीन मांसाहारी पौधा है जो अंकुरों के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इस कीटाहारी पादप की पत्तियां छोटे छोटे खंडों में बटी होती हैं। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा है शनि। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में आपको याद भी रखने हैं। सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है लाल ग्रह, तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, मार्स को। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉट्स किसका लघु रूप है? पहला है, तो डॉट्स जो है किसका लघु रूप है ये पूछा गया है, तो विकल्प ना पढ़ के सीधे मैं उत्तर बताती हूँ। डॉट्स का जो पूरा नाम है वह है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है ये आपका उत्तर है। ये डॉट्स का जो है विस्तारित रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। यह टीबी के इलाज हेतु दवा का नाम है और साथ ही एक टीबी उन्मूलन अभियान भी है। जो टीबी हो जाती है तो उसकी दवा का ये नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। दूसरा है, यह एक तंत्रिका हार्मोन है। तीसरा है, यह कॉर्पस लुटियम से स्रावित होता है। और चौथा है, यह FSH के साथ सहधर्मिता नहीं दर्शाता। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर है, यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग जो है हार्मोन मादा स्तनधारियों में अंडाशय को उत्तेजित कर एस्ट्रोजन हार्मोन्स को तथा नर में शुक्राशय को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। पहला है बहुभ्रूणता, दूसरा अनिषेक जनन, तीसरा है विषम युग्मन और चौथा है अनंत जनन। तो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की जो कार्यनीति है ये कहलाती है विषम युग्मन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह दो अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है। विषम युग्मजी में युग्म विकल्पी असमान हो सकते हैं। यह कभी कभी शुद्ध होता है तथा स्वपरागण से भी विभिन्न जीनोटाइप के साथ संतति उत्पन्न करता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। पहला है ज्ञान, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुमूल्यन और चौथा है बोध। तो पेडागोजी के क्वेश्चन भी लिए हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है तो अनुमूल्यन से। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा योजना, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा है विभेदकारिता। विभेद, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, जो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वह है योजना। एक अच्छे और उत्तम मूल्यांकन परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी हैं? वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, सुगमता, प्रतिनिधित्व, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता और उपयोगिता। इसमें योजना शामिल नहीं होती है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। पहला है बुलेटिन बोर्ड, दूसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा चार्ट और चौथा मॉडल। तो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? पहला है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि और चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो वह है समस्या समाधान विधि। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? पहला है वैज्ञानिक नियम, दूसरा है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, तीसरा है परिकल्पना बनाना और चौथा है प्रयोग करना। तो कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो वह है वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉज। ए विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प उत्तर है वैज्ञानिक नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? पहला है दल शिक्षण, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा है मस्तिष्क उद्वेलन और चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसमें जो आपका उत्तर है, इसमें पूछा गया है कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो वह है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ओसबोर्न हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस विधि में बालक को कोई भी ऐसी समस्या दी जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है। तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? पहला है सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा है दल शिक्षण, तीसरा है निदानात्मक शिक्षण और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। तो विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। पहला है प्रशिक्षण, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा निदान और चौथा प्रयोग। तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया पूछी गई है जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो वह है मूल्यांकन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? पहला है भावात्मक, दूसरा मनोक्रियात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा है भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द जो है ये किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक से। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? पहला है शिक्षण पद, दूसरा है प्रस्तावना पद, तीसरा है परीक्षण पद और चौथा है अभ्यास पद। तो अमेरिकी वैज्ञानिक B.F. स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का विकास किया था और यह छात्र द्वारा स्वतः शिक्षण एवं सीखने की विधि है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा शिक्षण पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.75 किलोग्राम का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? तो बल पूछा गया है और द्रव्यमान हमें दिया गया है F बराबर mg। मान रख देंगे, m का मान कितना रख देंगे 0.75, g का मान कितना रख देंगे 9.8, दोनों का गुणा कर देंगे 7.35 न्यूटन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, दूसरा है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तीसरा है माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और चौथा है माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो दोलन करते समय सरल लोलक में अधिकतम विस्थापन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, साथ ही गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा तापमान है जो संभव नहीं है? तो इसमें जो आप सी देख रहे हैं विकल्प -8 केल्विन, ये तापमान संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 जूल तुल्य है, तो 1 जूल कितने के बराबर है ये पूछा गया है। तो 1 जूल जो है 1/4.2 कैलोरी के बराबर है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में
2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर यानी वस्तु से आधी होनी चाहिए। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचरण होता है, पहला है अनुप्रस्थ अग्रगामी तरंग के रूप में, दूसरा है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग रूप में, तीसरा है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग रूप में और चौथा है कण स्वरूप में। तो ध्वनि संचरण जो है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग रूप में होता है। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है नाइट्रस ऑक्साइड, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैसें हैं, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सभी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये गैसें जो हैं पृथ्वी के वातावरण और भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें पूछा गया है अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। तो इसमें जो आपका सी विकल्प आप देख रहे हैं NH4 का होल थ्राइज N, ये है अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है, पहला है एथिलीन ग्लाइकोल तथा एक्रिलोनाइट्राइल, दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल तथा विनाइल क्लोराइड, तीसरा है एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थैलिक अम्ल और चौथा है एथिलीन ग्लाइकोल तथा एसीटोनाइट्राइल। तो कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक जो है वह है एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थैलिक अम्ल, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है, पहला कास्टिक सोडा, दूसरा कास्टिक पोटास, तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और चौथा है लूनर कास्टिक। तो आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए जो प्रति अम्ल दिया जाता है वह होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रेसाइट। तो कल भी इस तरीके का प्रश्न मैंने लिया था, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है और सर्वोत्तम किस्म का ये कोयला होता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? पहला है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, तीसरा है ऑप्टिकल मार्क रीडर और चौथा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो पूछा गया है कौन सा आउटपुट उपकरण है, तो वह है VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की? पहला है एडवर्ड जेनर, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है और रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक की खोज की है। तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? पहला है रॉबर्ट मिलर, दूसरा है NE ग्राउंडलैंड, तीसरा है BS ब्लूम और चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? तो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है BS ब्लूम ने, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा BS ब्लूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यदि वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, पहला है BF स्किनर, दूसरा है नॉर्मन ए क्राउडर, तीसरा है थॉमस SF गिलबर्ट और चौथा है थॉर्नडाइक। तो पूछा गया है कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक, तो नॉर्मन ए क्राउडर, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? पहला है श्यामपट्ट, दूसरा विज्ञान मेला, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो वह है विज्ञान मेला। विज्ञान मेला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे अपने विचार और अपनी क्रिएटिविटी को
प्रदर्शित कर पाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? पहला है OHP, दूसरा चित्र विस्तारक यंत्र, तीसरा है ग्रामोफोन और चौथा है माया दीप। तो पूछा जा रहा है कोई कौन सी श्रव्य सामग्री है, तो ग्रामोफोन जो है ये एक श्रव्य सामग्री है। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, पहला है केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, दूसरा है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लेना, तीसरा है अनुशासन बनाए रखना और चौथा है केवल परीक्षा करवाना। जिसमें जिसमें केवल लगा है वो तो आप पहले ही काट देना, इस तरीके के विकल्प उत्तर नहीं होते हैं। अनुशासन बनाए रखना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अधिगमकर्ता यानी जो बच्चा है उसकी उपलब्धि जानना और सुधार लेना, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? पहला है परीक्षा प्रतिमान, दूसरा है व्याख्यानात्मक शिक्षण, तीसरा है निदानात्मक शिक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? तो ये जो है चरण है निदानात्मक शिक्षण का, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? पहला है युग्मक, दूसरा पुष्प, तीसरा अंडाशय और चौथा परागकोश। तो कौन सा भाग अगुणित होता है? तो वह होता है युग्मक, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है पेंसिलियम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो मानव जाति के लिए है लाभकारी तो वह है स्ट्रेप्टोकोकस, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइज, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? पहला है सल्फर, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा है फास्फोरस। तो पादपों में सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है मैग्नीज, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं? पहला है सर्टोली कोशिकाएं, दूसरा है म्यूकस, तीसरा है स्पर्मेटोगोनिया और चौथा है लीडिंग कोशिकाएं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा लीडिंग कोशिकाएं। यहाँ लीडिंग कोशिकाएं लिखा हुआ है। लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य तापमान है? पहला है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 37 केल्विन, तीसरा है 37 फ़ारेनहाइट और चौथा है 37 रैंकिन्स। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? तो 10 की पावर 5, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा है सभी में आवश्यकता नहीं। तो जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह है विकिरण। जो सूर्य की ऊष्मा है वह विकिरण द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। और ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तीनों का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। तो यदि वायु का दाब दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पलायन वेग का मान है? पहला है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 11.2 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और चौथा है 11.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशे हैं, पहला है कपास, दूसरा ऊन, तीसरा सिल्क और चौथा सभी। तो प्राकृतिक रेशे जो है ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संघटन प्रतिशत है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और
सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो संगठन प्रतिशत है वह 60 से 68 और 17 से 27, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह 60 से 68 है और सिलिका का है 17 से 24। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। पहला लिखा है मोजिला, दूसरा ओपेरा, तीसरा नेटस्केप नेविगेटर और चौथा है नेटस्केप। तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, ये सभी वेब ब्राउज़र के ही उदाहरण हैं। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पहला है शनि एवं बृहस्पति, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति, तीसरा है पृथ्वी एवं मंगल और चौथा है शनि एवं यूरेनस। तो क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांड में विचरण करते खगोलीय पिंड हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े हैं। ये मुख्यतः मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। पहला है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए, दूसरा है वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए, तीसरा है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा मापने के लिए और चौथा है वायु में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा और चाल मापने के लिए। तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह तकनीक जो है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के काम लाई जाती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये एक अभिक्रिया दी गई है और इसके संबंध में जो कथन असत्य है वह हमें बताना है। पहला लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। एक में कार्बन अपचयित होगा, दोनों में उपचयित लिख गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या पूछी गई है। तो 1.51 गुणा 10 की पावर 23। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? पहला है विरंजक चूर्ण बनता है, दूसरा है बेकिंग सोडा बनता है, तीसरा है धोने का सोडा बनता है और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? पहला है लैमार्क, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है थियोफ्रेस्टस और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? पहला है देखना, दूसरा रेखांकित करना, तीसरा सुनना और चौथा जानना। तो इसमें कार्य सूचक क्रिया पूछी गई है, तो दोनों ही होंगी ना, रेखांकित करना और सुनना। तो बी और सी इसमें दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 विकल्प सही हैं, ध्यान रखिएगा, रेखांकित करना और सुनना, दोनों ही कार्यसूचक क्रिया है। अगला प्रश्न है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये किसका कथन है, ये पूछा जा रहा है। पहला है WC डैम्पियर, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है पंडित JL नेहरू और चौथा है JB कोनांट। तो ये जो कथन दिया गया है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? पहला है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा समस्या समाधान विधि, तीसरा प्रयोगशाला विधि और चौथा है इनमें से सभी। तो ये तीनों ही बाल केंद्रित विधियां हैं। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशेदार मूल का उदाहरण है। रेशेदार मूल का पहला है सरसों, दूसरा चना, तीसरा मक्का और चौथा गाजर।
तो रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। पहला है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और चौथा है विब्रियो कॉलरी। तो हैजा होने का कारण जो है विब्रियो कॉलरी है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हैजा जो है संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। पहला है सर्वाहारी, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी और चौथा परजीवी। यानी कि कुछ जीव जंतु हैं पेड़ पौधों का भी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में और जंतुओं का भी करते हैं, तो सर्वाहारी कहलाते हैं। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। पहला है विषाणु से, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा कवक से और चौथा शैवाल से। तो पेंसिलिन नामक जो औषधि है ये पेंसिलिनियम नोटेटम तथा पेंसिलिनियम क्राइसोजोनम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण का नियमन होता है। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन से, दूसरा है वृद्धि हार्मोन से, तीसरा है एड्रीनेलिन हार्मोन से और चौथा है इंसुलिन हार्मोन से। तो मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है और ये जो कायांतरण का नियमन है ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से। यह आयोडीन से निर्मित हार्मोन्स है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है। पहला है क्लेथरेट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा थोरियम और चौथा है सेलुलोइड। तो समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन क्लेथरेट कहलाता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 50 अंश कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कल भी इस तरीके का प्रश्न आया था। एक फॉर्मूला होता है 360 बटे में ये जो अंश दिया गया है 50 अंश के कोण पर रखे गए हैं -1। इसे करेंगे हल तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह मिलेगा 6.276। तो हम इसमें 6 सी विकल्प उत्तर मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। तो 27 किलोग्राम भार जो है ये तुल्य होगा 264.6 न्यूटन के बराबर। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह डी विकल्प हो जाएगा। इस तीव्रता से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। जेट विमान की ध्वनि तीव्रता 110 डेसिबल से भी अधिक होती है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा संघनन, तीसरा पिघलन यानी कि मेल्टिंग जिसे कहते हैं, गलनांक जिसे कहते हैं, और चौथा है वाष्पन। तो ऊर्ध्वपातन ठोस पदार्थों का वह गुण है जिसमें वह बिना द्रव में बदले वाष्पीकृत हो जाते हैं, जैसे कपूर है, नौसादर है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? पहला है मंगल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शुक्र। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब विकल्प में बुध तो नहीं है, शुक्र है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर की खोज किसने की थी? पहला है W.K. रोंजन, दूसरा है गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, तीसरा है थियोडोर मैमैन और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो लेजर की खोज की थी थियोडोर मैमैन ने। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पहला है सोडियम, दूसरा मरकरी, तीसरा सल्फर और चौथा थोरियम। तो मरकरी यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये धातुओं के भौतिक गुणों के विपरीत भी है। तो बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। पहला है पॉलीथीन, दूसरा है PVC, तीसरा है मेलामाइन और चौथा है PET। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक बार गर्म करने पर तो मुलायम होते हैं, किंतु पुनः गर्म करने पर पिघलाया या मुलायम नहीं बनाया जा सकता।
तो मेलामाइन इसमें आपका उत्तर है, सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास का बहुलक है, पहला है सेलुलोज, दूसरा रेयन, तीसरा ग्लूकोज और चौथा फ्रक्टोज। तो कपास का बहुलक है सेलुलोज, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? पहला है CO2, दूसरा CO, तीसरा O2 और चौथा NO2। तो CO2 जो है मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें आपका पहला विकल्प ही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है? n बराबर क्या है? कक्षा की संख्या। तो परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? 2n² द्वारा। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 98 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 98। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गए 98, प्रोटॉन भी हो गए कितने? 98। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, जो द्रव्यमान संख्या दी गई है उसमें से हम 98 को घटा देंगे, यानी 153। तो 98, 98, 153, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है द्रव ऑक्सीजन, दूसरा है द्रव हाइड्रोजन, तीसरा है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है द्रव नाइट्रोजन। तो ये आपने कई बार देखा होगा, फिल्म या नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं होता है और बादल भी दर्शाए जाते हैं, तो ये द्रव नाइट्रोजन द्वारा किया जाता है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? पहला है कोक, दूसरा बिटुमेन, तीसरा पैराफिन और चौथा है नेफ्थलीन। तो सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है बिटुमेन का, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटुमेन जो है काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ है, जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क का निर्माण किया जाता है और आमतौर पर इसे कोलतार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं युक्तात्मा अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा दी है, ये दी है जे जैकोबसन ने। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है मोरारजी देसाई। तो इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? पहला है योजनाबद्ध अनुदेशन, दूसरा है दल शिक्षण, तीसरा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण और चौथा है इनमें से सभी। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? पहला है व्यवस्थापन, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अनुकूलन और चौथा है विश्लेषण। तो कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो वह है प्रत्यक्षीकरण। 2 मिनट रुकिएगा, पानी पी लेती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा वीडियो बनाने से, लगातार बोलने से मेरा गला भी सूख जाता है। वीडियो भले ही लाइव नहीं आता है, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि लाइव में सुविधा आप लोगों को प्रदान कर सकूं, लेकिन ये थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन एक साथ ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला है क्रॉथवॉल, दूसरा है V.S. ब्लूम, तीसरा है रॉबर्ट मेगर और चौथा है गगने। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी विकल्प, V.S. ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी शायद आप लोगों ने पढ़ी हो CDP में, तो उसमें पढ़ाया जाता है CDP में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है प्रयोग विधि और चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो व्याख्यान विधि जो है ये बाल केंद्रित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? पहला है शिक्षण अपूर्ण एवं विश्रृंखला, दूसरा है व्यय साध्य पद्धति, तीसरा है संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता और चौथा है वास्तविक जीवन से संबंधित। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है डी विकल्प। पूछा गया है प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, तो वास्तविक जीवन से संबंधित ये दोष नहीं है। अगला प्रश्न है परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में 6 सोपान होते हैं। प्रमुख पूछे गए हैं, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गुणात्मक परीक्षा नहीं है? पहला है निरीक्षण, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है रेटिंग स्केल और चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो गुणात्मक परीक्षण नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुणात्मक परीक्षा पूछी गई है। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? पहला है वृत्त चित्र, दूसरा बुलेटिन बोर्ड, तीसरा है चित्र विस्तारक यंत्र और चौथा है फ्लेनेल बोर्ड। तो कौन सा पूछा गया है श्रव्य दृश्य सामग्री है? तो वृत्त चित्र, मोशन पिक्चर, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। पहला है केंद्रीय, दूसरा परिधीय, तीसरा आधारीय और चौथा कहीं भी। तो एक पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है, तो परिधि होगा, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ही इसी वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है? पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस जनित रोग है, तो वायरस वाला रोग बताना है। पहला है पोलियो, दूसरा प्लेग, तीसरा कॉलरा और चौथा है टाइफाइड। तो पोलियो जो है वायरस से फैलता है, बाकी ये तीनों जो है ये बैक्टीरिया से फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा विटामिन ए और चौथा विटामिन सी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है? पहला है पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और चौथा है प्रतिरक्षा तंत्र। तो एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है और ये प्रतिरक्षा तंत्र को निरंतर कमजोर बनाता है, जिससे प्रभावित शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। फलतः अनेक बीमारियों से ग्रसित होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। तो 100 प्रश्न मैंने आज वीडियो में लिए हैं, यानी प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न ले रही हूं, तो इसके साथ ही 300 प्रश्न आज पूरे होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।